नमस्कार दोस्तों, योर स्टोरी लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ है अपनी क्लास की टीम, अपनी क्लास के फाउंडर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। अपनी क्लास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए। कैसे इजीली बच्चे जो रीजनल लैंग्वेजेस के बच्चे हैं वो किस तरह से इजीली कॉमर्स कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स को वो किस तरह से आसानी से सीख रहे हैं। मैं इन सब के बारे में बहुत डिटेल में सारी चीजें हम लोग फाउंडर के साथ अभी बात करेंगे। ये लोग हमारे साथ इस वक्त हैं। मैं उससे पहले छोटा सा एक परिचय देना चाहती हूँ। अनिरुद्ध मिश्रा जो कि कंपनी के सीईओ हैं। अनिरुद्ध, आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त सौरभ सिंह चौहान हैं जो सीएमओ हैं कंपनी के, और मानस चौहान हैं जो सीटीओ हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो अनिरुद्ध आपसे ही है कि अपनी क्लास क्या है, इस इसकी शुरू से लेकर अब तक की जो जर्नी है, किस तरह से को फाउंडर्स मिले, किस तरह अपनी क्लास का आइडिया है और किस तरह से आपने इसे शुरू किया। अनिरुद्ध, आपसे पहला सवाल शुरू करते हैं। ओके ओके रंजना। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। और तो आइडिया बेसिकली मैं और मानस हम दोनों कॉलेज में साथ में थे, बिट्स नानी से हैं हम दोनों लोग। और सौरभ और मैं हम लोग स्कूल टाइम पर साथ में थे। तो सौरभ इज माई स्कूल फ्रेंड एंड मानस इज माई कॉलेज फ्रेंड। और कॉलेज के टाइम पर एक एनजीओ हुआ करता था, निर्माण नाम का, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स थे और अलग अलग चैप्टर्स में एजुकेशन में अलग अलग लोग काम करते थे। तो एक ज्ञान बोध नाम का चैप्टर था जिसमें मैं कॉलेज के टाइम पर 10th क्लास को साइंस और मैथ पढ़ाया करता था, और मेरा इंक्लिनेशन काफी रहा एजुकेशन की तरफ। साथ में मानस ने ही एक और चैप्टर था जिसका नाम था शिक्षा की ओर। उस चैप्टर में राइट टू एजुकेशन के अंदर करीब 20 बहुत ही ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों का एडमिशन रिलेटिवली मच बेटर प्राइवेट स्कूल्स में करवाया था। तो हम लोग कॉलेज के टाइम पर भी ये सारी चीजें देखते थे। साथ में मानस सुपर 30 से है, मैंने भी सुपर 30 का एंट्रेंस टॉप किया था। तो हम लोगों का वो एक बैकग्राउंड भी आता है कि हम लोगों ने इन सारे चैलेंजेस को भी देखा है साथ में। और उसके बाद कॉलेज के टाइम पर ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। और मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का सोचा था, और एक साल मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस टाइम पर कुछ चीजें हुई जिसको मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज किया। मेरा मीडियम इंग्लिश का हो चुका था, मेरी 12th की जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम से रही। बट कॉलेज में और उसके बाद से जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेकर के इंग्लिश में था। बट मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे स्कूल से और बाकी लोग, जो लोग यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते थे क्योंकि उनको कंटेंट हिंदी में नहीं मिलता था। जी। और ऐसी कंडीशन जब मैं देखता था कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स है जिनमें एडिटोरियल्स आते हैं, और उन एडिटोरियल्स का हिंदी वर्जन अवेलेबल होता था मार्केट में उन बच्चों के लिए कि वो उन एडिटोरियल से जीएस के पॉइंट्स कलेक्ट कर पाए। तो उस टाइम पर फिर मैंने बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे स्टेट बोर्ड का डेटा देखा। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो रीजनल लैंग्वेज की ऑडियंस है उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की बहुत ही ज्यादा कमी है। और अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, जहाँ पर 10th और 12th क्लास के बच्चों का डेटा देखेंगे कि वो लोग अपने रीजनल लैंग्वेज से कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनका नंबर बहुत ही ज्यादा। और ऐसे में क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं और सौरभ दोनों हिंदी मीडियम से हैं, और मानस ने भी बहुत सारी चीजें उस तरह की देखी हैं, तो हम लोगों ने हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड भी देखा हुआ था। और साथ में इंग्लिश मीडियम है और बिट्स में एक अलग तरह का वर्ल्ड है जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं अच्छे, वहाँ पर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारे सेक्टर्स में होता है। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट गैप है जिसको फिल किया जा सकता है। और इसी आइडिया के साथ हम लोगों ने रीजनल लैंग्वेजेस में काम करने का सोचा कि हम लोग इसमें एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे। ये बेसिक आइडिया था। और उसके बाद से मानस को उसको मैंने जॉब छोड़ने को पुश किया धीरे धीरे। उसका भी मन था क्योंकि वो पहले से इंक्लाइन थे इन सारी चीज़ों में, और फिर वो बैंगलोर से जॉब छोड़ करके उसने ज्वाइन कर लिया था। जी जी, शुक्रिया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, मतलब आपका कहना है कि अपनी क्लास वो प्लेटफॉर्म है जो रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को उनकी जो जो सामग्री है, जो पढ़ने लिखने वाली जो चीजें हैं, उसको आप लोग बहुत आसानी से उनकी भाषा में उनको दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही जी। है। तो जिस हम लोग का जो मेन फोकस है इसमें कक्षा 12 तक के सारे बच्चों के लिए जी उनकी खुद की लैंग्वेज में उनको क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, और ये हमारी पूरी कोशिश है। जी, तो तो ये इस आइडिया कक्षा, से स्टार्ट किया। जी, ये कक्षा 12 तक और कौन सी क्लास से शुरू है कोर्सेज, आपके सिलेबस वगैरह? तो अभी तक हम लोगों ने जो भी इस सिलेबस को टारगेट किया है वो 9th क्लास से 12th क्लास को टारगेट किया जी है। जी। और इसमें छोटी क्लासेस को भी हम टारगेट करना स्टार्ट करेंगे, बट अभी फोकस 9th से 12th है, जिसमें भी 10th और 12th को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। उसके कुछ रीजन है जो अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। जी, तो उनकी जो वो क्लासेस होती हैं वो उनको कुछ कंपटीशन वगैरह के हिसाब से उनको तैयार करती हैं, उस तरह की पढ़ाई आप करवाते हैं, या उनके जो सिलेबस, जो उनके कोर्स की, स्कूल के कोर्स की जो किताबें होती हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ाते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन थोड़ा ठीक से किया था, तो उस टाइम पर एक और फैक्ट है कि
हमारे देश में एनसीईआरटी बहुत अच्छा काम करता है, उनकी बहुत सारी बुक्स बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड हैं। एनसी और आपने एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, जी जी एनसीईआरटी जी। और एनसीईआरटी बुक्स में अगर आप उन बुक्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाते हो, तो चाहे ट्रिपल ई का आप तो जेई का जो एग्जाम होता है उसको भी आप देखेंगे, साथ में मेडिकल साइंस पर भी देखेंगे, यहाँ तक कि कॉमर्स साइड में सीए एग्जाम के लिए भी देखेंगे, तो फंडामेंटल वही है, वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अलग है। हम लोग स्पेसिफिकली स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, बट उस करिकुलम को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। जी मेरा अगला सवाल सौरभ से है। सौरभ जो कि अपनी क्लास के सीएमओ हैं और यूएसए से इन्होंने अपनी पढ़ाई की पूरी। तो सौरभ मेरा आपसे सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक जो सभी लोग होते हैं उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? धन्यवाद रंजना जी मुझको इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आजकल हम लोग को इसके हर तरह के इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह से टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स एफर्ट कर रहे हैं, स्पेशली जब स्कूल्स बंद हैं, तो इसमें जो टीचर्स हैं, टीचर्स को सबसे बड़ी समस्या जो आती है उसमें जैसे उनको उनके पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जब आप जैसे ऑनलाइन जब आप पढ़ा रहे हैं तो ये एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें आप पढ़ा तो देते हैं लेकिन आपके सामने स्टूडेंट्स नहीं है देखने के लिए, आपके सामने स्टूडेंट्स नहीं है जिसको आप सामने देख पा रहे हैं कि ओके उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसके अलावा टीचर्स के पास में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से रिकॉर्ड करके और अच्छे से बच्चों से कम्युनिकेट कर पाए। इसके अलावा क्या एक तीसरी समस्या ये है कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑडियंस बहुत ही वाइड है कि क्लासरूम में तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बच्चे होते हैं, उनमें तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े कम अच्छे होते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक ही टाइम पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। जी तो इतने तो सारे इस बच्चे आपके प्लेटफॉर्म पे होते हैं एक बार में? जैसे आप जी लोग, हमारे मैं अपनी क्लास की बात कर रही हूँ, मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रही, तो इतने सारे बच्चे जी एक साथ होते हैं? जी हमारे जो क्लासेस हैं अभी तक सारे सारे ही रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं। जी तो इसमें एक साथ इतने बच्चे ना आकर हमारे जैसे पर डे जैसे हमारे वीडियोस रिलीज होते हैं उसमें अबाउट 8000 स्टूडेंट्स 8000 व्यूज आते हैं। तो अराउंड 4 to 5000 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम लोग। जी 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 कि उसका एग्जैक्ट नंबर हम लोग को नहीं पता क्योंकि हम लोग को केवल व्यूज में ही यूट्यूब चैनल पे पता चलता है कितने व्यूज आ रहे हैं। तो हमारे पर डे अबाउट 8 to 9000 व्यूज आते हैं। जी। तो और पर डे हम लोग 3 to 4 वीडियोस रिलीज करते हैं। तो अभी कितने तो सब्सक्राइबर हैं आपके यूट्यूब चैनल पर? यूट्यूब चैनल पर अभी हमारे 11,500 सब्सक्राइबर्स हैं अबाउट। जी। और और शुरू, अपनी क्लास शुरू हुआ था 2019 में, नवंबर 2019 में? जी नवंबर 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन फिर हमने करिकुलम वीडियोस मार्च फरवरी लास्ट और मार्च के अराउंड से ही लॉन्च करना चालू किया। तो जस्ट ये 6 महीने में ही हमारा फैमिली 11,500 तक पहुंच गया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है, अभी तक जो रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। तो और इसमें जो वही तो स्टूडेंट्स को भी अलग टाइप की समस्या आती है। इसमें से स्टूडेंट्स को डाउट्स जो रह जाते हैं, पहले तो क्लास में जैसे टीचर्स को पकड़ा, उससे डिस्कस कर लिया, उसने डाउट क्लियरिफाई कर लिया। ऑनलाइन क्लासेस में लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है, तो उस तरीके के डाउट्स बच्चों के रह जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में क्या रहता है कि जैसे अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है तो आपको समस्या बनी रहती है। तो इस तरह के कई सारे गैप्स जो हैं जो रह जाते हैं। कुछ और तकनीकी इसको हम लोग दिक्कतें, इस तरह की प्रॉब्लम्स ही होती हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि आसान ही रहता है सब कुछ, है ना? जी 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 जी। मानस, मानस आपसे मेरा सवाल है। मानस का वैसे तो मैं परिचय दे चुकी हूँ। मानस चौहान सीटीओ हैं अपनी क्लास के और बिट्स पिलानी से पास आउट हैं ये। मानस स्वागत है आपका। मानस मेरा सवाल, जी मेरा सवाल आपसे है कि जैसा कि साफ है अपनी क्लास रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, तो अभी हिंदी के अलावा और किन किन भाषाओं के स्टूडेंट तक अपनी क्लास टीम पहुंची है, और भविष्य में और कौन कौन सी लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं आप लोग? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम हिंदी में काम करना शुरू कर ही दिया है हमने। एक डेटा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अभी पूरे इंडिया में जितने भी टोटल स्कूल्स हैं, तो लेट्स से 100 स्कूल्स हैं, तो 80 स्कूल्स जो हैं वो रीजनल लैंग्वेज में ही काम करते हैं। केवल 20% स्कूल्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं।
और आप देखोगे ऑनलाइन कंटेंट जितना भी है वो प्राइमरली इंग्लिश पे ही बेस्ड होता है, इंग्लिश के बच्चों को ही केटर करता है। और उसके बाद आप बचे हुए 80% को देखो तो उस 80% में भी लगभग 40% जो स्कूल्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। तो ये पहली चीज तो हिंदी में कंटेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। साथ ही साथ हिंदी के अलावा और भी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका जो टोटल परसेंटेज है वो भी इंग्लिश से ज्यादा है। तो जिसमें मराठी आती है, बंगाली आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जो ऑनलाइन वहाँ उनके पास मोबाइल पहुंच चुका है, ऑनलाइन पेनिट्रेशन हो चुका है, लेकिन उनके पास भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमने कुछ एक नीड वैलिडेशन करके कुछ सर्वे किए, कुछ पता किया हम लोगों ने। तो हिंदी के अलावा हमें लगता है कि बंगाली और मराठी में भी काफी नीड है बच्चों की, उस तरफ से भी डिमांड आती है। तो हमने उस पर भी साल की शुरुआत में काम करना शुरू किया था, लेकिन फिर ड्यू टू ये कोविड सर्कमस्टेंसेस और हमारे जो कुछ कोलैबोरेशन इधर उधर स्टार्ट हुए, उसकी वजह से हमने अभी टोटल फोकस जो है अभी वो केवल हिंदी पे रखा हुआ है। और इन द कमिंग मंथ्स हमें लगता है कि हम और लैंग्वेजेस में भी मूव करेंगे। जी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाली एंड मराठी। जी। तो ये मतलब हिंदी तो खैर बेहद जरूरी है, जैसा कि आपने सही कहा कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं या किसी भी स्टेट लैंग्वेज के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अंग्रेजी में पढ़ना, क्योंकि शुरू से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के मेनली जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हिंदी कंटेंट लाना और हिंदी में उनको कॉमर्स पढ़ाना ये सचमुच काफी इंटरेस्टिंग है। तो लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जो ये आपने जो ये डेटा तैयार किया, जैसे कि आपने हिंदी को टारगेट किया, सबसे पहला आपका रहा कि हिंदी के स्टूडेंट्स तक हमको पहुंचना है, उनकी जरूरत, उनकी पढ़ाई लिखाई उसके बारे में सोचना है। लेकिन फिर बंगाली और मराठी ये किस बेस पे, मतलब क्या लगता है आपको कि क्या सचमुच वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह के जो उस रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अपना कंटेंट अपनी भाषा में नहीं मिल रहा है? सो अभी जैसा मैंने आपको डेटा बताया भी है कि ओवर 40% जो स्कूल्स हैं वो अभी भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल परसेंटेज जो है वो बंगाली मीडियम और मराठी मीडियम का है। जी। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा, और हमें लगता है कि हमारी टीम की अभी जो करंट कैपेबिलिटी है और जो हमें रिसोर्सेज जहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से हम बंगाली और मराठी में इजीली स्विच कर सकते हैं। जी। तो इसलिए हम उस पर टारगेट करें और फिर धीरे धीरे हम तेलुगु तमिल में भी मूव करेंगे। वेरी नाइस। तो मानस, ये बंगाली और मराठी के लॉन्च होने की उम्मीद कब तक है? इस एकेडमिक ईयर में हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी का ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कोर्स अपना पूरा ही करेंगे, नॉट ओनली इन कॉमर्स बट वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड पीपल। और उसके बाद वी आर होपफुल कि जुलाई नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जुलाई में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बंगाली और मराठी के वीडियोस भी रिलीज करना शुरू कर पाएं। जी, बहुत बहुत अच्छे। अनिरुद्ध, मैं आपके पास फिर से वापस आना चाहूंगी। मेरा सवाल जो है आप ही से है ये कि तब जबकि सारी दुनिया अंग्रेजी में हो चुकी है, सब लोग हर जगह इंग्लिश इंग्लिश चलता है, घर, संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस, तो ऐसे में इंग्लिश को ही, मतलब सब कुछ आपको इंग्लिश में ही करना है, क्योंकि जब इंग्लिश हिंदी कहने को रह गया है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज ऐसा लगता है कि इंग्लिश हो गई है हमारी। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनके साथ रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के आप लोगों को किस तरह के चैलेंजेस, कितना चैलेंजिंग है ये सब कुछ करना, किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ रही हैं? ओके, तो सबसे पहले तो एक थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट एक गलत परसेप्शन बना हुआ है थोड़ा सा, वो ये है कि बहुत सारे लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं, खासतौर से आप 10th और 12th क्लास को अगर देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड सारे ही स्टेट बोर्ड्स में 10th और 12th में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। ऐसा सारे ही स्टेट्स में है। यूपी बोर्ड में और बिहार बोर्ड में जो बच्चे हैं 90% ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th और 12th के लिए अपीयर होते हैं हिंदी मीडियम से। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि हमारे सर्कल, जैसे आपका सर्कल है, मेरा सर्कल है, प्राइवेट सेक्टर में जो रिस्पेक्टेड जॉब कर रहे हैं उनका सर्कल है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका सर्कल है, वहाँ पर इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जो हमारी इमीडिएट सोसाइटी है उसमें हमें ऐसे लोग नहीं दिखते हैं। लेकिन एक राजनीति मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था या आरक्षण थी, जिसमें कि इस देश, यहाँ पर दो देश हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। तो कई बार ये है कि भारत हमसे थोड़ा दूर है, वो हमें दिखता नहीं, और वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में
2018 में यूपी बोर्ड में कुछ 67 लाख बच्चे बैठे थे 10th और 12th एग्जाम के लिए बोर्ड में, जिसमें से 60 लाख से ऊपर, 63 से भी ऊपर, 63 लाख से ऊपर बच्चे हिंदी मीडियम के थे। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो लोग हैं नहीं या कम लोग हैं या सब कुछ इंग्लिश की तरफ जा रहा है, वैसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वी आर नॉट अगेंस्ट इंग्लिश। इंग्लिश बहुत सारे नए नॉलेज सोर्सेस खोलती है और हमें उनमें भी लोगों को कंफर्टेबल कराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को भूल जाएं और उसमें हम नॉलेज लोगों को प्रोवाइड ना कर पाएं। अब दिक्कत कैसे आती है? दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि जो अभी हिंदी बोलने वाली या मराठी बोलने वाली या बंगाली बोलने वाली पॉपुलेशन है, वो बहुत हद तक बहुत अच्छी तरह से इंटरनेट यूज करना स्टार्ट नहीं किया उसने, और इस वजह से उनका नंबर ज्यादा है बट इंटरनेट पर ऑनलाइन उनका नंबर बहुत कम है। तो वहां पर एक मार्केट डेवलप हो रहा है और इस वजह से हमारा कंटेंट का सर्कुलेशन रिलेटिवली, जो लोग इंग्लिश में काम कर रहे हैं, एक नया टर्म आता है इंग्लिश, जैसे जिस तरह से हम लोग अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ हमारे इंग्लिश के शब्द भी हैं, कुछ हमारे हिंदी के हैं, तो वो ऑडियंस बहुत बड़ी बन रही है। दूसरी जो एक प्रॉब्लम आती है वो आती है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदी में अच्छा काम करने में कंफर्टेबल है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हिंदी में या फिर बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में काम करने वाले जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको उस क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाई, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज में नॉलेज भी अच्छे से गेन नहीं कर पाए। लैंग्वेज का इशू तो है कि इंग्लिश नहीं आया, लेकिन उनको नॉलेज भी उतना अच्छा नहीं मिला। तो हम लोगों को कुछ टीम मेंबर्स को जोड़ने में, जैसे अभी हम लोग हिंदी में काम करते तो मुझे इंटरव्यूज के लिए मैं बुलाता हूँ एजुकेटर को या किसी का के साथ बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं और हिंदी में वो सब सीख करके आने वाले लोग कम हैं जो उस क्वालिटी का काम हमें डिलीवर कर पाते हैं। जी जी जी। अनिरुद्ध, जैसे कि आपने अभी कहा कि रीजनल लैंग्वेजेस वाले जो बच्चे जैसे हिंदी, और आपने एकदम सही डेटा दिया, आपने कहा कि मतलब इतने बच्चे पास आउट करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में वो बच्चे हैं जो हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले हैं, कोई भी लैंग्वेज, मराठी या बंगाली भी हो सकती है वो। तो लेकिन फिर भी मतलब मेरा सिर्फ यही कहना था कि फिर भी हमारे सामने एक ऐसा चेहरा तैयार किया जाता है, ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ करके और इंग्लिश में चीजों को सीखने के प्रति और जानने के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। और बहुत ऐसा भी होता है कि इंग्लिश, अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस के हैं तो एक अलग तरह की प्रॉब्लम भी बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों के चलते ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्या आप ऐसा कहते हैं कि ये देश का, मतलब देश में ये आपका पहला ये ऐसा स्टार्टअप है जो इस तरह से काम कर रहा है रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए? क्या आप ऐसा कहते हैं? तो आपने पहले तो बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश में ही सब कुछ जा रहा है या वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़े दिन पहले लॉन्च की गई है, जिसमें ऐसा साफ साफ रिकमेंड किया गया है कि 5th क्लास तक के बच्चों को आप उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में ये सिखाएं कि दुनिया काम कैसे करती है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज आप बाद में सीखिएगा। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बट कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी काम कर रहा हो, बट एज फार एज आई नो, मैंने बहुत लोगों को देखा, इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत सारे हैं बट ऑर्गेनाइज लेवल में एक स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के सारा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाला प्लेटफॉर्म मुझे और नहीं दिखा रीजनल लैंग्वेजेस में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपनी क्लास वो पहला प्लेटफॉर्म है जो रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस पर, हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। हो सकता है कि कोई और कर रहा हो, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि A to Z सिलेबस कवर करने वाला कॉम्प्रिहेंसिवली। अभी कुछ लोग हैं जिससे मान लीजिए कोई चैप्टर 10th क्लास की मैथ्स है, 15 चैप्टर्स हैं, किसी ने 4 चैप्टर्स पढ़ा करके छोड़ दिया है, इंडिविजुअल एफर्ट था। हमारे टारगेट ये है कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, एक भी थ्योरम नहीं छोड़ रहे हैं और स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस सेंस में अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी क्लास ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस तरह का काम कर रहा है। जी जी जी। सौरभ, मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि जैसे कि आपका जो प्लेटफॉर्म है ये वेबसाइट भी है और ये यूट्यूब चैनल भी है आपका, है ना? अभी आप लोग ऐप पर नहीं है किसी भी तरह से? अभी ऐप नहीं आपका क्योंकि ये स्मार्टफोन का जमाना है। स्मार्टफोन आजकल सबके, जैसा कि अभी आपने कहा कि लोगों के पास ऑनलाइन लोग इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं रीजनल उसमें, लेकिन अगर स्मार्टफोन का जमाना है तो क्या आप लोग ऐप पर हैं? ऐप से और भी ज्यादा आसान हो सकता है सब कुछ, ऐसा नहीं लगता है? जी, हम लोग एक ऐप पर भी काम कर रहे हैं, उसका प्रोटोटाइप भी लगभग रेडी है और वो ऐप हम लोग 1 महीने में कुछ लॉन्च करेंगे, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें सारा ये करिकुलम का जो है एक नोटिफिकेशंस और ये सारा चीजें आएगा। लेकिन हमारा जो सारा कंटेंट है वो सारा यूट्यूब पर फ्रीली ही ऐसे ही अवेलेबल रहेगा।
जी कि जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल पर ही रहेगा। जी। तो आप लोगों का तो कोई ये लाइव स्ट्रीमिंग टाइप का नहीं होता? आप लोगों के रिकॉर्डेड सारे होते हैं क्लासेस जो होते हैं, और वो स्टूडेंट्स कभी भी देख सकते हैं, इस तरह का है? जी। तो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करने का कुछ है प्लान कि तो लाइव भी? लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमारा ये प्लान है, हम लोग आने वाले टाइम में जैसे लाइव डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस करेंगे। जैसे जी बच्चों को, कि बच्चों ने ये वीडियोस तो देखे लेकिन बच्चों को फिर भी डाउट्स रह जाते हैं, जी तो जी इसके लिए हम लोग ऑलरेडी एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ला रखे हैं। हमारा एक टेलीग्राम में ग्रुप्स हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स के, वहाँ पर हमारे बच्चे हैं ऑलरेडी। उनको जो डाउट्स होते हैं वो लोग वहां पर डालते रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ एक जेनरिक डाउट्स हैं जो रह जाते हैं बच्चों में, कि जो सबको ही जो डाउट है, तो उस तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग लाइव टीचिंग भी करेंगे, और जैसे लाइव हम लोग डाउट क्लैरिफिकेशन टाइप का एक सेशंस करेंगे। जी और हाँ, तो ये प्लान में है अभी। जी जी सौरभ, तो सौरभ जो आपका ये जो YouTube चैनल है वो किस तरह से काम करता है? यहाँ स्टूडेंट्स या लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? तो YouTube चैनल हमारा, इसमें अभी हम लोगों ने जैसे मार्च से करिकुलम वीडियोस बनाना चालू किया। हमारा जैसे चैनल आपने जैसा बोला, हमारा लास्ट चिल्ड्रंस डे को लॉन्च हुआ था नवंबर 14 को। जी। तो पहला हम लोगों ने एक एनिमेटेड वीडियो एक जेनेरिक टॉपिक पर बनाया था नंबर्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोगों ने करिकुलम वीडियोस जो हैं, जो वो अराउंड फरवरी एंड और मार्च से ही स्टार्ट किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जस्ट 6 महीने में ही हम लोग को 11,500 अबाउट सब्सक्राइबर्स हमारे पहुंच चुके हैं। और सारा ही रिस्पांस अभी तक, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही है अभी तक कि हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है 10% की। उसके साथ ही साथ हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स का जो रेशियो है, उसमें हम लोग 97% हमारे लाइक्स हैं और 3% डिसलाइक्स। तो वो रेशियो यूट्यूब पर नहीं मिलता, कि जैसे जिसके भी अबाउट, जैसे क्योंकि हमारे अबाउट 450 वीडियोस हो चुके हैं, 454 टू बी प्रिसाइज, कि 454 वीडियोस के बाद में अगर आपका 97% लाइक्स है, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर कर रहे हैं। और जी उसके साथ ही साथ जो है कि हमारे कमेंट्स में भी सारा पॉजिटिव ही रिस्पांस रहा है। सारे ही कमेंट्स आप जाकर देखिए, सारा ही पब्लिक उसमें है। जी। और बच्चों से भी काफी अच्छा रिस्पांस आता है। जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बच्चे लोग जो है लगातार सर से बात करते रहते हैं, सर भी बीच बीच में जो है कुछ कुछ डालते रहते हैं। तो इस तरह का एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट भी बना रखा है हम लोगों ने, एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का। जी तो ओवरऑल रिस्पांस अभी तक काफी पॉजिटिव रहा है। जी और हाँ जी। मानस, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के आपकी टीम काम कर रही है, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें बताएं, कुछ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम इस साल की शुरुआत में मराठी और बंगाली पे भी काम करना हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हम वहाँ से शिफ्ट ही इसलिए हुए हिंदी पे। हमें अपने सारे रिसोर्सेज हिंदी पे इसलिए लगाने पड़े क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, जो कि हमें BCG, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, इफ यू नो ऑफ दैट। तो उनके थ्रू हमें इन तीनों स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। तो हुआ ये है कि कोविड के कारण सारे स्कूल्स बंद ही चल रहे हैं, और इन 3 स्टेट्स में पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रहे, इसके लिए इन तीनों स्टेट्स ने काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट दिया BCG को कि आप हमारे बच्चों के लिए जितना भी कंटेंट है इसको क्यूरेट करिए, जो भी ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है, और उसको क्यूरेट करके फिर उन्होंने अपनी एक SCRT की कुछ टीम बना रखी है जो कि उन सारे कंटेंट को एक बार रिविजिट करती है और उसको रिव्यू करके उसको पास करती है, जो भी अपना फीडबैक होता है वो देती है। और फिर उन्होंने हर एक SCRT ने, रिस्पेक्टिव SCRTs में, वो एक काइंड ऑफ पिरामिड स्ट्रक्चर में, हायरार्की में एक व्हाट्सएप ग्रुप का पूरा चैनल बना हुआ है। उसके थ्रू वो हमारे या इन जनरल जितने भी वीडियोस क्यूरेट होकर के आ रहे हैं वो वीकली बेसिस पे शेयर करती है। तो जब ये क्यूरेशन का काम BCG कर रही थी तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, उनसे हमने कांटेक्ट किया तो उनसे पता चला कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको 11th-12th के कॉमर्स साइड के सब्जेक्ट्स में आ रही है। और क्योंकि अनिरुद्ध का बैकग्राउंड रहा है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, उसका मास्टर्स है बिट से, तो उसका कि हाँ मैं कंटेंट बना सकता हूँ। और कि हाँ हम आपको फ्री में 11th-12th का एक, हेलो जी 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 मानस, आप बोलिए, हमें आवाज आ रही है आपकी। जी जी। सो उन BCG से फिर हमने
ये कोलैबोरेशन किया कि हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का 11th 12th का कंटेंट जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो अभी वीकली बेसिस पे इन तीनों स्टेट्स के अपने यूट्यूब चैनल हैं और उन चैनल्स पे वीकली बेसिस पे हमारा जितने भी वीडियोस हैं, आई थिंक 3 to 4 वीडियोस हर वीक शेयर होते हैं। साथ ही साथ डीडी एमपी और डीडी झारखंड पे भी हमारे वीडियोस ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। जी 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 जी। एक चीज मुझे बताएं कि ये जो आप लोगों ने टाई अप किया है गवर्नमेंट के साथ मिल करके, उसका मैं चाहती हूँ कि जो झारखंड है या मध्य प्रदेश या राजस्थान है, तो अभी यहाँ पे तीनों जगहों पे आप लोग एक्टिव हैं पूरी तरह से? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। जी जी। तो अभी जी, तो एक्चुअली वी आर अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो अभी तक जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं डीडीएमपी या बीसीजी के साथ जो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं वो सारे ही नॉन प्रॉफिट्स हैं या एनजीओ हैं। जी। तो हमारे लिए ये दिक्कत होती है थोड़ा सा कि वो इसके लिए हमें कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं और उनके लिए उस तरह की कोलैबोरेशंस कर पाना मुश्किल भी है, क्योंकि टीडीएस हो जाती है और उसके थ्रू टेंडर निकाल के पूरा वो सब करने में दिक्कत होती है। तो अभी हम काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उनके साथ, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, हम फ्रीली उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब कंटेंट। और वो कंटेंट झारखंड पे शेयर होना स्टार्ट भी हो चुका है। एमपी में हमारा कंटेंट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से शेयर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मानस आपने अभी बताया कि जो बच्चे आप लोगों ने जब बातचीत की, जब अपना रिसर्च किया, तो उसमें आपको पता चला कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स का कंटेंट है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो क्या इसके पीछे क्या वजह है? आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स मतलब क्यों नहीं है अभी उस लाइन में? कॉमर्स क्या वजह है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। एक तो जो मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह ये है कि क्या कॉमर्स सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा है? इन दो को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ बिल्कुल, मतलब हम तीनों भी एक्चुअली में जेई बैकग्राउंड से ही आते हैं, हम तीनों ने ही तैयारी की और इंजीनियरिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट से की। तो सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि करियर ओरिएंटेड जिसको आप बोल सकते हो, वो बच्चे इन्हीं दो स्ट्रीम्स में आते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाकी स्ट्रीम्स के लिए जो करियर ऑप्शंस है वो नहीं अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपको जितना भी ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा जो आपको कंटेंट मिलेगा वो पीसीएमबी का ही मिलेगा। जी जी। लेकिन आप अगर नंबर्स वाइज देखो तो मैं राजस्थान का जैसा नंबर आपको बता पाऊं कि कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड के हैं और 5 to 6 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। जबकि अगर आप कॉमर्स का नंबर देखोगे तो केवल 35,000 जी। तो एक प्रॉब्लम ये है फंडामेंटली कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे ही बहुत कम है जी। सो इसलिए क्योंकि बच्चे कम हैं इसलिए रिलेटिवली डिमांड कम है और डिमांड कम होने के कारण व्यूअरशिप की एक प्रॉब्लम आती है। सो कोई भी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस नीश को अभी तक केटर नहीं कर रहा है और रीजनल लैंग्वेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जी 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 जी। अनिरुद्ध आप आना चाहूंगी मैं। जी जी अनिरुद्ध आपके पास आना चाहूंगी मैं। जो दूरदर्शन एमपी में जो आप लोग एक्टिव हुए हैं, जो चल रहा है आप लोगों का प्रोग्राम, उसके बारे में आप थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। तो जैसे अभी मानस ने कुछ पॉइंट्स रेज किए कि हम लोग कॉमर्स पर शिफ्ट इसलिए हुए थे क्योंकि कॉमर्स पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए कंटेंट नहीं है, क्योंकि इन टोटल उनका नंबर कम आता है जब हम साइंस और आर्ट्स से कंपेयर करते हैं। और इस प्रोसेस में जब हम गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हुए, स्कूल्स में कंटेंट देना शेयर किया, तो गवर्नमेंट ने ऐसा रियलाइज किया और बीसीजी ने जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वहाँ पर उनको ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही रूरल एरियाज से आते हैं या फिर ऐसे लोकेशन से आते हैं जिनके पास इंटरनेट अभी भी नहीं है। तो 80 to 85% ऑफ द स्टूडेंट जो बीसीजी के बनाए गए प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा कंटेंट नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश ने डिसाइड किया कि क्यों ना सारे बच्चों के घर में टेलीविजन है तो हम आधे घंटे का स्लॉट बनाएं और उसमें हम लोग किसी टीवी प्रोग्राम की वजह से की जगह, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम की जगह हम एकेडमिक वीडियोस चलाना स्टार्ट करें। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। और उससे इनिशिएटिव के थ्रू हम लोगों को 4 स्लॉट्स मिले हुए हैं, आधे घंटे के 4 स्लॉट्स हैं, जिसमें हम लोग जो कंटेंट अपना यूट्यूब पर डालते हैं वही सेम कंटेंट 27 मिनट का वीडियो रहता है 30 मिनट ड्यूरेशन के अंदर, वो हम लोग डीडीएमपी के साथ शेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेरी नाइस,
बहुत अच्छा, बहुत बधाइयां इसके लिए, सीरियसली। जी, मानस आपके पास आना चाहूंगी मैं अगले सवाल के साथ। जो स्कूल को जो मैनेज करने के लिए आपने जो बायलिंगुअल सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो क्या है, किस तरह से काम करता है? जब बहुत ही इनिशियल फेजेस में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स एजुकेशन सेक्टर में रिकॉग्नाइज की थी। एक तो नो डाउट, लेकिन स्कूल लेवल पे हम चीजें कैसे और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, उसके लिए जब हमने कई स्कूल से बात किया, सर्वे किया, तो उनको एक चीज जो ये समझ में आई कि उनके जो बेस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के कारण जो उनका मेन काम है पढ़ाई करने का, पढ़ाने का, वो कर नहीं पाते। और उन लोगों को इस तरह के बहुत ही मैकेनिकल टास्क में लगा के रखा जाता है कि आप फीस देख लीजिए, आप अकाउंटिंग देख लीजिए स्कूल की, या आप डिफरेंट तरह की एडमिशंस देख लीजिए। तो इन सारी चीजों को हम किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, और अभी तक वो चीजें ऑटोमेट क्यों नहीं हो पा रही हैं स्कूल लेवल पे। तो हमें समझ में आया, उसमें जब हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे भी लैंग्वेज। रजिस्टर देखोगे आज जाकर के किसी भी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, वहां पर वो रजिस्टर में कभी भी एक लैंग्वेज में एंट्री नहीं दिखेगी आपको। हिंदी में एंट्री होगी, बगल में इंग्लिश में एंट्री होगी, क्योंकि जितने भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्कूल्स हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही पढ़ाते हैं। इवन इफ यू गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहां पर भी मोस्ट ऑफ द केस में हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा होगा इंग्लिश को, इंग्लिश के कंटेंट को, जैसा कि अनिरुद्ध ने बताया, इंग्लिश बोलना है जिसको। और ऐसा ही चीजें हमें साउथ इंडिया में या और जगह पे भी दिखती हैं, जहां पर उनकी प्राइमरी लैंग्वेज हो सकता है इंग्लिश ना हो, उनकी रीजनल लैंग्वेज उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, और सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह वो इंग्लिश टर्म भी यूज कर रहे हैं। तो सेम चीज हमें जब हम सॉफ्टवेयर देते हैं और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लमेटिक होता है उसको यूज करना, वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, तो हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो फंडामेंटली उसका जो भी उसके जो लेबल्स हैं और उसके जो भी कंटेंट है वो बाइलिंगुअल नहीं, एक्चुअली मल्टीलिंगुअल है। मल्टीलिंगुअल इस सेंस में है कि उसमें आप प्राइमरी लैंग्वेज को कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, आप तेलुगु चाहो तो तेलुगु सेलेक्ट कर लो, और साथ ही साथ आप एक सेकेंडरी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप इंग्लिश को, हिंदी को, किसी को भी एक सेकेंडरी लैंग्वेज बना सकते हो। इन दोनों लैंग्वेजेस के साथ आपका पूरा सॉफ्टवेयर सीमलेसली चलता है, और आप ना केवल लेबल्स को बाइलिंगुअली देख पाते हो, आप एक्चुअली में डेटा एंटर भी बाइलिंगुअली कर सकते हो। तो इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन है। साथ ही साथ इसको और ज्यादा अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हमने अभी एक प्रोटोटाइप बनाया है, और वो हम 1-2 स्कूल्स में टेस्ट भी कर रहे हैं, और वहां से हम अपना प्रोडक्ट इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, और वहां पर किस तरह से हम लर्निंग को ज्यादा फोकस में रखते हुए स्कूल्स को वो स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर वो पेडागोजी पे काम करें, रादर उनकी फीस मैनेजमेंट या इन्वेंटरी मैनेजमेंट या अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए। जी जी जी। लॉकडाउन का, मानस, लॉकडाउन या पेंडेमिक का किस तरह का असर पड़ा काम पर? इसमें हमारे लिए कुछ प्रोज भी रहे, कुछ कॉन्स भी रहे। प्रोज ये रहा कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे कि हम काफी अच्छे से अपने कंटेंट को डिलीवर कर पा रहे हैं, और उसका सर्कुलेशन काफी अच्छा हो रहा है अभी। और कॉन्स में ये है कि हाँ, पहले क्योंकि हम आई स्टार्ट नेस्ट, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है स्टार्टअप्स के लिए, वहां पर रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, तो हमें ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है वहां से, तो वहां पर बैठ करके हम लोग करते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि सब कुछ ही बंद चल रहा है, तो हम लोग अब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है सबका, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इनएफिशिएंसीज आती हैं शुरुआत में, लेकिन फिर उसको किस तरह से हम और ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, और उस अभी गिवन सर्कमस्टेंसेस में हम बेस्ट पॉसिबल कैसे निकाल सकते हैं चीजें। तो हमें लगा 1-2 महीना लगा उस चीज को पूरा फिगर आउट करने में, लेकिन अभी ऐसा मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी वाइज हम वापस से उसी फेज में आ गए जिस फेज में हम लॉकडाउन से पहले काम कर रहे थे। जी 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 जी, बिल्कुल। अनिरुद्ध, आपके पास आना चाहूंगी मैं। अपनी क्लास जो है ये एक सेल्फ फंडेड स्टार्टअप है। आप लोगों ने शुरू जब किया तो किस तरह से, कैसे, कितने की लागत, कितना पैसा लगाया, कितना इन्वेस्ट किया, कैसे शुरू, ये थोड़ा सा बताइएगा।
तो अभी तक हम लोग बूटस्ट्रैप्ड एंड सेल्फ फंडेड ही हैं। इसमें 2-3 जो हमारे फेवर में पॉइंट्स है, जैसे कि पहला रहा कि आई स्टार्ट मिस नाम का एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का प्रोग्राम है जिसमें वो स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे होते हैं, बढ़ावा देते हैं। और हम वहाँ पर सिलेक्ट होने के बाद से हमें ऑफिसेस और काफ़ी कॉस्टली जो हमारे काफ़ी कम हो गए, और इसी वजह से हम लोग उदयपुर शिफ्ट हुए हैं। साथ में उदयपुर एक छोटा शहर है एज कम्पेयर टू बैंगलोर, मुंबई और एनसीआर, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम है। तो हमने अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की, जिसमें हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। दूसरा, हम लोग कॉलेज के टाइम से एक प्लेटफॉर्म था check.com, जिसमें हम लोग मेनली अमेरिकन बच्चों को पढ़ाया करते थे, और वहाँ पर जो पढ़ाने का रेट था वो रिलेटिवली कुछ डिसेंट मिलता है, मेनली बिकॉज ऑफ कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो काफ़ी वीक है, 75 रुपये का $1 है, तो हम लोगों को $20 मिलता है पर आवर का। और वहाँ से हम लोग सेविंग करते थे और उस सेविंग को हम लोग अपने इस काम में लगाया करते थे। साथ में मानस ने जॉब किया हुआ था, मैंने आपको बताया बैंगलोर में जॉब कर रहा था, तो उसकी सेविंग्स को भी हम लोगों ने यूटिलाइज किया अपने इस काम में, और धीरे धीरे हमारे फंड काफ़ी कम हो गए, बर्न कर गए। बट अभी हमारे पास वी हैव मोर देन 450 वीडियोज, और हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप भी रेडी है, एप्लीकेशन पर भी काम चल रहा है, और धीरे धीरे काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने इस प्रोसेस में खुद के ही जो रिसोर्सेज थे उनको लगाना ज़्यादा बेटर समझा। कई बार ऐसा ऑप्शन किया है कि हम लोग किसी वेंचर कैपिटल फर्म या एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले ये सोचा ये फिगर आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ काम करेगी, और एक बार आपको रास्ता दिख जाए, जब तक आप ग्रोथ फेज पर नहीं जा रहे हो तब तक हम लोग अपने रिसोर्सेज से ही काम करेंगे। और अब हम लोग मुझे ऐसा रियलाइजेशन हम सारे लोगों की हम लोग अब उस स्टेट पर पहुँच चुके हैं। जी, तो अभी सुनने में आ रहा था कि कीटो पर आप लोग फंड रेज कर रहे हैं, तो मार्केट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? किस तरह की सपोर्ट की दरकार है आपकी टीम को मार्केट से? तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं जिन लोगों ने हमारे इस इनिशिएटिव को बहुत सपोर्ट किया। मेनली जब कोविड-19 हुआ, और ऐसे में आप देखते हैं कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे लोग साथ आने स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने हमारे इस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि हम लोगों ने एक स्टार्टअप बनाया है, बट हम सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं उन बच्चों को जो शायद बहुत रूरल एरियाज में रह रहे हैं या उनके लिए अफोर्डेबिलिटी इशू हो, उनको हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट फ्री में दिए हैं। तो कई लोगों को हमारे काम में सोशल वैल्यू दिखना स्टार्ट हुई कि बहुत बड़ी नीड है जिसको ये लोग फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 के टाइम पर एक और इशू है छोटा सा, डेफिनेटली बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, बहुत लोग रियलाइज कर रहे हैं। जीडीपी में भी बहुत बड़ा एक गिरावट हुई है 24% के अप्रॉक्सीमेटली, उसको भी लोग देख रहे हैं। लेकिन एजुकेशन जिस तरह से हर्ट हो रही है इस टाइम पर, वो बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग देख पा रहे हैं कि एजुकेशन में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, उन सारे लोगों ने हमारे प्रोडक्ट में सोशल वैल्यू देखी, और इस तरह से वो हमें डोनेट करने के लिए आगे हैं। और इसी पर्पज को, उनके इस तरह के सपोर्ट को देखते हुए हम लोगों ने कीटो पर फंड रेज स्टार्ट किया कि क्यों ना और भी लोग होंगे जिनको हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू दिखेगी और वो हमें डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग 450 वीडियो रिलीज कर चुके हैं, लेकिन मिड दिसंबर तक हमें लगभग 1000 वीडियोस और निकालने हैं, जिससे कि हम 11th और 12th के इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्किल्स, इन 3 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर कर सकें 3 स्टेट्स के बच्चों के लिए, और उनको फ्री में प्रोवाइड कर सकें। और इस उद्देश्य को लेकर मोनिफिटो फंड रेजर कैंपेन स्टार्ट। जी जी, अनिरुद्ध, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे अभी बड़ी सारी खबरें सुनने को मिल रही है कि किसी किसान ने अपनी गाय बेच दी, किसी ने मैं अभी मतलब मेरे पड़ोस में ही मैंने ऐसा सुना। मेरे यहाँ एक जो हेल्पर आती थी, उसकी एक फ्रेंड थी, उसने बताया कि उसकी दोस्त ने अपनी चूड़ियां बेच दी स्मार्टफोन खरीदने के लिए, ताकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो सकें। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हर इंसान के पास नेटवर्क नहीं है, हर इंसान के पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ऐसे में सबसे आसान तरीका और सबसे सही तरीका क्या है ऑनलाइन क्लासेस को, और क्या मतलब ऐसे कम से कम लागत में और अच्छे से अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की जा सकें, इसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनके पास शायद इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन उनके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी है? तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि आप कुछ चीजें उन्हें बताएं, कुछ पॉइंट्स उन्हें बताएं, जिससे वो लोग उस क्लास को आराम से, आसानी से अटेंड कर सकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, और एक बहुत रियल प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। नो डाउट अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं सोचता है। आपने बताया कि किसी ने अपनी गाय बेची, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना जो रिसोर्स एलोकेशन है, अपना फंड एलोकेशन है, वो बहुत मार्केट में बहुत सारे फोर्सेस को देखते हुए नहीं करते हैं।
जैसे अभी रीजनल छोटे छोटे टाउन के बच्चे हैं जो हम लोग से पढ़ाई कर रहे हैं, और कई बच्चों के ऐसे मैसेजेस मुझे आते हैं कि सर मैंने ट्यूशन बंद कर दी है, मैंने कोचिंग बंद कर दी है, और इस साल मैं कोचिंग नहीं करूंगा। अभी भी चोरी छिपे कुछ जगह पर कोचिंग चल रही है कोविड-19 के बाद की, वो भी एक सैड फैक्ट है। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि 300 रुपये पर मंथ वो लोग कोचिंग के लिए पे करते हैं, और अगर 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आप 1200 रुपीज पर मंथ कोचिंग के लिए पे कर रहे हैं। अब ऐसे में आज 1 GB डेटा 3 रुपये का मिलता है। अगर आप अलग से पैक लेंगे तो 5 रुपये में 1 GB डेटा आपको मिलता है। 5,000 रुपये में एक अच्छा स्मार्टफोन आता है जिस पर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, और 5 रुपये पर डे के हिसाब से अगर आप ओवरऑल कॉस्ट भी पूरे साल की निकालेंगे तो करीब 8 से 10,000 रुपये का अमाउंट आता है, और फोन 1 साल नहीं नॉर्मली 2 साल तक तो चल जाता है। तो उस एंगल से करीब 15 रुपये पर डे की कॉस्ट निकल के आती है। अब इस 15 रुपये से आप इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट समुद्र है। अब उस समुद्र में आपको विष चाहिए या अमृत चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। तो वहाँ पर पेरेंट्स का थोड़ा और एक रोल आता है कि आप ये इंश्योर करें कि बच्चे उस इंटरनेट का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, और साथ में वो रिसोर्स एलोकेशन 15 रुपये पर डे एक बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाकर के चीज़ें देख सकते हैं। कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सारे लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें कई बार ऐसा कंटेंट होता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेजर गैप्स होते हैं, और साथ में कई बार कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि हम बहुत सारे टीचर्स से क्यों ना पढ़ लें एक ही चीज़ को, बहुत सारे टीचर्स को। तो मेरा वहाँ पर ये रिकमेंडेशन है उन बच्चों को कि प्लीज़ एक बार आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए, 2 या 3 चैनल्स को पकड़िए, उनमें से आपको समझ में आएगा कि ये चैनल सबसे अच्छा है। वो मेरा चैनल ना हो चलेगा, लेकिन प्लीज़ एक ही चैनल को फॉलो करिए। अगर आप एक चैनल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप हर घाट पर टहलते रहेंगे, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो वो मेरा बच्चों को सजेशन है, पेरेंट्स को सजेशन है कि प्लीज़ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए। बहुत हाई फाई फोन लेने की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपये में अच्छा फोन आ जाएगा। जियो है, एयरटेल है, जो हमारे मेन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं इस टाइम पर, तो 5 रुपये से कम में 1 GB डेटा प्रोवाइड कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। थैंक्स टू जियो 2017 सितंबर में एंट्री के बाद से डेटा बहुत सस्ता हुआ है भारत में, और बहुत तेजी से इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बने हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, और बच्चों को देखिए कि इंटरनेट का यूटिलाइजेशन ठीक से करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेहद जरूरी है ये जानना, क्योंकि मतलब जरूरी नहीं है कि सभी के पास इतना पैसा हो कि सभी लोग फोन खरीद पाए। क्योंकि मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा कौन सा फोन होना चाहिए जो जिसकी पहुंच सब तक हो, सबकी पहुंच हो जिस तक। तो इसलिए तो खैर एक चीज बताएं कि जो गवर्नमेंट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से किस तरह की उम्मीदें हैं? मैं सौरभ के पास जाना चाहूंगी। सौरभ, सौरभ आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको, किस तरह से उनकी मदद आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। जी सौरभ, जी सौरभ, आप आवाज आ रही है आपको हमारी? आई थिंक कुछ हैंग हो रहा है, तो मैं इसको आंसर कर सकता हूँ। जी जी अनिरुद्ध, आप इसको आंसर कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले जैसे आपको मैंने अच्छे से मेंशन किया है कि गवर्नमेंट झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर तीनों गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने देखा कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही जल्दी एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया व्हाट्सएप का, जिससे कि सारे बच्चों या बच्चों के पेरेंट्स तक वीडियोस भेजे जा सके, एजुकेशनल वीडियोस भेजे जा सके। तो थैंक्स टू ऑल दीज स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज नेशनल गवर्नमेंट, जहाँ पर उन्होंने काफी एफर्ट लगाया है। लेकिन ऐसे में ही जो डीडी, जैसे मध्य प्रदेश का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये इनिशिएटिव लेकर के आया कि हम डीडी एमपी को क्यों ना यूटिलाइज करें एजुकेशन के लिए, क्योंकि स्कूल तो बंद है। वैसा ही इनिशिएटिव और स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। और वहां पर मैं चाहूंगा कि क्योंकि पढ़ाई पूरी तरह से रुकी हुई है बहुत ज्यादा, और टीवी का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत अच्छा है। अभी भी हमारे यहाँ पर डीडी तो दूरदर्शन तो बहुत सारे घरों में पहुंच चुका है। 1980s का नहीं है कि जब महाभारत रामायण देखने के लिए घरों में भीड़ लगा करती थी। तो ऐसी हालत में क्यों ना एक बना इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टेट, यूपी है 23 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है वहाँ की, बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पर भी अगर इस तरह के इनिशिएटिव किए जाए कि हम डीडी एमपी, डीडी यूपी, डीडी बिहार इनको यूज करें पढ़ाई के लिए, तो वो एक बहुत ही कारगर स्टेप होगा जो ऑलरेडी कुछ स्टेट्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब फिर तो हर बच्चे को स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, टीवी पर ही वो सब कुछ सीख जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। एक चीज और मुझे बताइएगा, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप लोग जल्दी मराठी और बंगाली भी अपना लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके साथ ही हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो साइंस और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप सिलेबस कब तक लेकर के अपने प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं? तो
सौरभ ने हम लोग को बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया था, 1 जुलाई से ज्वाइन किया हुआ था और वो यूएस में था। अभी वो 17 या 18 अगस्त को इंडिया आया है और इसका जो पूरी एजुकेशन है वो साइंस में है। एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर रहा था मिनेसोटा से। तो सौरभ के आने के बाद से मेरे पास जो वर्कलोड था वो अभी तक कॉमर्स को एज सुन एज पॉसिबली खत्म करने को लेकर के था, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं बचता था। और साथ में वो एक्सपर्टीज सौरभ के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। विद इन 5 to 6 डेज आपको साइंस के वीडियो 10th क्लास से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। और 1 महीने के अंदर ही हम लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। वो भी आपको करीब अक्टूबर एंड तक डेफिनेटली हमारे चैनल पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, सौरभ, मानस, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और अपनी क्लास के बारे में इतना सब कुछ डिटेल में एक बातचीत के लिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टाइम मैंने ऐसा देखा था कि जो जैसे वो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हों या जो भी किसी भी रीजनल लैंग्वेज का जो मीडियम, उसके जो बच्चे होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज में सिलेबस नहीं मिल पाता है, पढ़ने की चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो वो या तो ट्रांसलेट कर करके पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही खराब होता है। बुक्स नहीं होती हैं, गाइड्स नहीं होती हैं। अब तो स्मार्टफोन का जमाना है तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बीच हैं, या जो बच्चे हमको देख रहे हैं, वो लोग जरूर एक बार अपनी क्लास विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पे भी जाएं। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ऐप भी होगी, तो आपके लिए कॉमर्स, साइंस, आर्ट पढ़ना शायद और भी ज्यादा आसान और मजेदार हो जाएगा जब आप उसको अपनी भाषा में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच रंजना इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और योर स्टोरी हिंदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें ये मौका दिया अपनी बात करने का। जी जी, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, सौरभ, थैंक यू मानस। थैंक यू।